मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि लाइफ साइंस का वीडियो है। ये है सजीवों में नियंत्रण तथा समन्वय। इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सजीवों में नियंत्रण और समन्वय, इसका मतलब क्या हुआ? नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, समन्वय मतलब सामंजस्य स्थापित करना। तो सबसे पहले देखिए, नियंत्रण का बात अगर करते हैं तो नियंत्रण का मतलब ये हम समझें कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जो एक दूसरे से रिलेटेड है और वो किनके आदेश के अनुसार काम करता है, तो हमारा ब्रेन के आदेश के अनुसार काम करता है। अर्थात ब्रेन क्या करता है, सारे ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है, अर्थात नियंत्रण करता है। किसको क्या करना है, कितना करना है, कितना केमिकल रिएक्शन करना है, कितना फिजिकल काज करना है, वो सारे निर्भर करते हैं किस पर, तो हमारे ब्रेन के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए जब भी नियंत्रण का बात आता है तो हमको दो बात याद आता है, एक है हार्मोन और दूसरा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है हमारा ब्रेन, अर्थात ब्रेन के कंट्रोल में हमारा शरीर के सारे अंग है और उन अंगों पर वो क्या करता है, अपना अधिकार रखता है। तो इसी को कहते हैं नियंत्रण। और समन्वय का मतलब होता है कि जब भी कोई एक कार्य हम करते हैं तो उसमें हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन साथ साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो जो टीम होते हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है कि गोल करना। तो अलग अलग जो टीम होते हैं तो अलग टीम का जो कार्य होता है सबका एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन सारा मिल करके क्या करता है, एक वर्क को करता है। तो इसी तरह से हम अगर कोई कार्य को संपन्न करते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग वो क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे हम समझाते हैं कि जैसे हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं कुछ भी, तो उसमें देखिए मेरा आई इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ मेरे हाथ भी इन्वॉल्व है, इसके साथ हम जो बोल रहे हैं तो मेरा जो माउथ का जो प्रक्रिया है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से सारे अंग इन्वॉल्व होकर एक कार्य को करता है, तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आप कोऑर्डिनेशन समझ गए और नियंत्रण भी समझ गए। तो टॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया कि कंट्रोल क्या है और समन्वय क्या है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा शरीर बना किससे है। तो हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से, जिसको कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अर्थात स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल हमारा शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहे जाते हैं। सेल के बाद बनता है उत्तक। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो बन जाते हैं उत्तक। उत्तक से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से एक जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन ये जो ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये तमाम जो सिस्टम हम बता रहे हैं सबका अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह से एक आया जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो हम लोगों के शरीर के अंदर उपस्थित है उसका कुछ अलग ही रोल है। अर्थात ये नर्वस सिस्टम सभी सिस्टम में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि बिना नर्वस सिस्टम से हमारा शरीर का कोई भी फंक्शन नहीं हो सकते हैं। अर्थात जो भी फंक्शन हमारे शरीर के अंदर होते हैं उसके ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, तो नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे शरीर में कंट्रोल करने के लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स और दूसरा होता है फिजिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो नियंत्रण करने वाला कंपोनेंट है ये दो है। ये दोनों क्या क्या है? एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कंट्रोल किया जाए। तो इसमें बेसिकली आता क्या है, इसमें आता है हार्मोन, ठीक है। और दूसरा होता है फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक है फिजिकल कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें हार्मोन आता है और फिजिकल कोऑर्डिनेशन में ही आता है नर्वस सिस्टम। क्या आता है, नर्वस सिस्टम, जो एक सिस्टम है हमारे शरीर का, है ना, ये नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं और हार्मोन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, प्लांट्स के अंदर कोई फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है, अर्थात प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर है क्या, नहीं, प्लांट्स के अंदर ये नर्वस सिस्टम नहीं है। लेकिन हार्मोन तो प्लांट के अंदर है, तो इसलिए प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, नियंत्रण और समन्वय का काम करेगा, वो कौन करेगा, वो हार्मोन ही करेगा। जो प्लांट के अंदर करता है वो हार्मोन करते हैं, बेसिकली ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इस तरह से ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये जो हार्मोन्स है, जिसके बारे में आगे पढ़ाया गया है, तो आप जानते हैं। तो ये जो हार्मोन है उसमें वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे कि उसके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य का नियंत्रण और समन्वय होते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर देखें या बड़े जीव जंतु के अगर अंतर्गत देखें, तो वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आते हैं। और हमारे शरीर में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होते हैं और फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी होते हैं। अर्थात जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन मौजूद होते हैं। कौन कौन सा, फिजिकल भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, ठीक है। यानी हमारे शरीर में हार्मोन भी होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी होते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन करने का दो कंपोनेंट्स है, एक है फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको कि नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक केमिकल जिसको कि हार्मोन कहते हैं। और प्लांट्स के अंदर केवल एक ही कोऑर्डिनेशन का है जिसको हार्मोन कहते हैं, वो बेसिकली ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन हार्मोन मुख्य रूप से क्या करता है, इसका कोऑर्डिनेशन करने में सहायता करता है। लेकिन हम लोगों के शरीर के अंदर फिजिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए नर्वस सिस्टम है और केमिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स का एक अलग चैप्टर है, उसका हम आगे क्लियर करेंगे। अभी देखिए हम लोग फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो पढ़ रहे हैं वो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक बात जानिए कि आखिर नर्वस सिस्टम कहते किसको। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है व्हाट यू मीन बाय नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा, वैसे तंत्र जो सजीवों के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण, नियमन तथा सामंजस्य स्थापित करता है तथा शरीर एवं वातावरण के बीच समन्वय स्थापित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, अर्थात तंत्रिका तंत्र कहते हैं। याद हो जाएगा परिभाषा, याद रखिए इसको।
वैसे तंत्र जो सजीवों के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण, नियमन तथा सामंजस्य स्थापित करता है तथा शरीर एवं वातावरण के बीच समन्वय स्थापित करता, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अर्थात वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वातावरण में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठंडा है, गर्मी है, या हमारे शरीर के ऊपर चोट लग गया है, या घाव हो गया है, क्या हो गया, तो वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसका जानकारी जो हमें मिलती है वो हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा ही दिए जाते हैं, या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, वो भी नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और है जो याद रखिए, वो है उद्दीपन। अब ये समझ लीजिए उद्दीपन आखिर है क्या। उद्दीपन जिसको कि स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस के बारे में समझिए, स्टिमुलस है क्या। तो वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है उसी को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अभी गर्मी का समय है तो वातावरण में चेंजेस क्या हुआ, टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर का जानकारी हमारा क्या दिया, हमारे शरीर के ऊपर जो त्वचा है वो वातावरण में जो गर्मी है उसके बारे में जानकारी दिया। यानी हमारे सेंस ऑर्गन जो त्वचा है वो वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, ठंडा गर्मी, उसका जानकारी हमारा त्वचा देता है। तो इसलिए हम उसको कहेंगे उद्दीपन, यानी वातावरण के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को उद्दीपन कहते हैं। तो बोलिए उद्दीपन का परिभाषा क्या होगा। वातावरण के अंदर, वातावरण के अंदर होने वाला परिवर्तन है ना, परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। याद रखिएगा परिभाषा इसको। स्टिमुलस क्या है कि वातावरण के अंदर होने वाला परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, वीडियो को स्लो करके आप नोट कर लीजिएगा, जो भी असुविधा होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब है उद्दीपन कितने प्रकार के, उद्दीपन दो प्रकार के, उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, पहला देखिए, पहला है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस, और दूसरा है इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस। ठीक है, अब देखेंगे एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। इसको कहते हैं बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन। ठीक है, और इसको कहते हैं अंतः उद्दीपन। ठीक, अब बाह्य उद्दीपन किसको कहते हैं, तो हमारे शरीर के बाहरी वातावरण में होने वाले जो चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है उसको बाह्य उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य उद्दीपन क्या है, सजीवों के शरीर के बाहर, सजीवों के शरीर के बाहरी वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो सजीवों को क्या करता है, प्रभावित करता, उसे एक्सटर्नल स्टिमुलस, चलिए ईएस लिख देते हैं, कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा से लिखना है, इसको बाह्य उद्दीपन कहते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं ईएस कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं। अब अंतः उद्दीपन किसको कहते हैं, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर के आंतरिक रचनाएं जो होती है वहां से भी उद्दीपन शुरू होता है, मतलब अंदर में भी गड़बड़ी होता है। क्या कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, निश्चित रूप से हुआ। कभी हमारा और कोई अंग में दर्द नहीं हुआ, निश्चित रूप से हुआ। तो वो जो हमारे शरीर के भीतर का जो वातावरण है उसके अंदर भी जो चेंजेस होते हैं वो होता है इंटरनल स्टिमुलस। ठीक है, तो इंटरनल स्टिमुलस का मतलब हुआ कि सजीवों के
देखिए परिभाषा इसका, सजीवों के शरीर के अंदर के वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो सजीवों को क्या करता है, सजीवों को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए IS, मतलब इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए यहाँ पे जैसे तापक्रम में क्या हो सकता है, ठंडा हो सकता है और गर्मी हो सकता है। ठीक है, ठंडा से भी उद्दीपन, ठंडा को भी कहते हैं, और गर्मी से भी उद्दीपन आता है। अच्छा, दबाव हो सकते हैं, हमारे शरीर के ऊपर दबाव लग रहा है, कितना लग रहा है, तो दबाव। ठीक है, और पीड़ा यानी बाहरी पीड़ा, बाह्य पीड़ा लिख देते हैं, बाह्य पीड़ा। और अंदर का उद्दीपन क्या हो सकते हैं, अंदर का उद्दीपन भूख हो सकते हैं, चलिए भूख, और क्या हो सकते हैं, प्यास, है ना, या आंतरिक पीड़ा। चलिए आंतरिक पीड़ा क्या होगा, आंतरिक पीड़ा का मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई अंग में दर्द हुआ या कोई अंग खराब हो गया तो उसमें दर्द होता है, तो वो आंतरिक पीड़ा के अंतर्गत आता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, आगे पीछे करके वीडियो को नोट कर लेना पड़ेगा ताकि फिर हम उसको भूले नहीं, उसको दिमाग में अच्छी तरह से याद रखें। तो हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं रिस्पॉन्स, जिसको कहते हैं प्रतिचार। अब सुनिए प्रतिचार किसको कहते हैं, प्रतिचार का मतलब क्या होता है, प्रतिचार इसको कहते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या है, अब देखिए रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर उद्दीपन बाहरी वातावरण में चेंज हुआ या भीतरी वातावरण में चेंज हुआ तो उसका क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर उसका सेंसेशन पहुंचता है, उसकी संवेदना पहुंचती है, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उसके प्रभाव से जो प्रतिक्रिया हम करते हैं उसी को कहते हैं प्रतिचार। जैसे ठंडा लगा तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं या चादर ओढ़ लेते हैं। तो चादर ओढ़ना, स्वेटर पहनना ठंडा से बचने के लिए हम करते हैं। गर्मी लगता है, पंखा के नजदीक आ जाते हैं, आक्रमण करने के लिए आपके पास आता है तो हम लोग बचने के लिए भागते हैं। तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि उद्दीपन के प्रभाव से सजीवों के द्वारा करने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं उसे ही कहते हैं प्रतिचार। अब समझ में आ गया प्रतिचार क्या है या रिस्पॉन्स क्या है। देखिए प्रतिचार का मतलब क्या हुआ कि उद्दीपन के प्रभाव से सजीवों में होने वाले प्रतिक्रिया, हम जो प्रतिक्रिया करते हैं किसके प्रभाव से, तो उद्दीपन के प्रभाव से जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिचार कहते हैं या उसी को रेस्पॉन्स कहते हैं, प्रतिचार कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिचार भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, वो दो तरह के प्रतिचार क्या हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो दो तरह के होते हैं, धनात्मक प्रतिचार और ऋणात्मक प्रतिचार। अब देखिए धनात्मक जो है उसको कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और दूसरा है निगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो धनात्मक प्रतिचार क्या है और ऋणात्मक प्रतिचार, एक एग्जांपल देके हम बताते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत कि धनात्मक क्या है ऋणात्मक क्या है। ठंडा का दिन है, सूर्य का प्रकाश उदय हुआ है ना,
हम क्या करते हैं, धूप के सामने आकर बैठ जाते हैं। तो अब बताइए, धूप के सामने आकर बैठ जाते हैं तो ये जो प्रतिक्रिया हमारा हुआ वो धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ? वो धनात्मक हुआ, क्योंकि वो धूप उस समय हमको अच्छा लग रहा है, तो ये धनात्मक प्रभाव हुआ। हम उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं कि वो अच्छा लग रहा है। और एक है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक रिस्पॉन्स क्या है, जो अच्छा नहीं लगे। यही अगर गर्मी के दिन में होता तो गर्मी के दिन में धूप किसे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। धूप में क्या हम खड़ा रह के 2 घंटा 4 घंटा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तब यहीं पर देखिए, दो एक ही चीज जो लाइट है या जो प्रकाश है वो एक समय हमें धनात्मक प्रतिचार करने के लिए विवश करता है, तो दूसरे तरफ ऋणात्मक प्रतिचार करने के लिए विवश करता है। अर्थात जब हम किसी भी उद्दीपन का प्रभाव से जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो अगर धनात्मक होता है तो उसी को कहते हैं धनात्मक प्रतिचार, और जब हम उसके प्रभाव से बचने का कोशिश करते हैं तो वो होता है निगेटिव रिस्पॉन्स। अगर हमें कोई कुत्ता या बाघ काटने के लिए दौड़ता है तो हम उसके बचाव में दौड़ने लग जाते हैं, तो वो होता है निगेटिव, है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के प्रतिचार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है प्रेरण। प्रेरण किसको कहते हैं समझ लीजिए, रिस्पॉन्स समझ लिए, उद्दीपन भी समझ लिए। अब देखिए प्रेरण किसको कहते हैं। प्रेरण ये अभी बहुत काम आएगा इसका। प्रेरण जिसको कि कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का काम बहुत सारा होगा यहाँ पे, इसलिए इम्पल्स समझिए। प्रेरण क्या है, प्रेरण किसको कहते हैं? तो देखिए, प्रेरण का मतलब होता है यहाँ पे इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है कि जब हमारे सेंस ऑर्गन में कोई भी संवेदना उत्पन्न होती है, जैसे कोई हमारे शरीर में सुई चुभा रहा है, तो सुई चुभा रहा है तो उसका संवेदना क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंचता है, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंचता है, और फिर ब्रेन से फिर एक सूचनाएं हमारे हाथों के अंदर आते हैं, जिससे हाथ वहां से हमारा हट जाता है। तो ये सूचना यानी संवेदना का जो संचार होता है उसी को इम्पल्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या होता है, करंट के जैसा प्रवाहित होता है ना। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, इम्पल्स है या प्रेरणा है, यानी जो सूचना का आवागमन होता है उसी को प्रेरणा कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जब उद्दीपन के प्रभाव से संवेदना हमारे तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करते हैं, तंत्र में प्रवेश करते हैं, फिर यही संवेदना हमारे अंगों में पहुंचकर हमें प्रतिचार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस प्रकार संवेदना का आवागमन, ठीक है, संवेदना का आवागमन को ही क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं या प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा यानी इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स किसके द्वारा जनरेट हो सकते हैं, तो उद्दीपन के द्वारा इम्पल्स जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर वो संवेदना मूवमेंट करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो ऑर्डर मिलता है वो हमारे अंगों के अंदर जाता है, तब हम क्या करते हैं, प्रतिचार करते हैं। तो ये जो संवेदना का आवागमन होता है इसी को हम प्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्रेरण के बारे में समझ में आ गया है। अब आता है प्लांट्स के अंदर क्या कोई नर्वस सिस्टम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं।
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, परंतु उसका जो नर्वस सिस्टम जब नहीं पाए जाते हैं तो उसका काम किससे होता है, तो निश्चित रूप से केमिकल कोऑर्डिनेशन उसमें होता है, यानी उसका हार्मोन के द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं, अर्थात उद्दीपन, रिस्पॉन्स, ये सब जो काम होता है सब उसका हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसमें कभी भी नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोगों के शरीर के अंदर किस तरह से नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट किया है। नर्वस सिस्टम तो देखिए, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम कहें यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो अब बताइए, ये अमीबा, पैरामीशियम इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है कि इसको नर्वस सिस्टम की कोई आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका जो जीव द्रव है उसी के अंदर आदान प्रदान होता है संवेदना का, और उससे इसका काम चल जाता है। इसलिए यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो जो मल्टी सेलुलर जीव होते चले जाते हैं, मल्टी सेलुलर जीव चाहे कुछ भी हो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे कुछ भी हो, जैसे हाइड्रा ले लेते हैं, हाइड्रा ले लेते हैं, प्लेनेरिया ले लेते हैं, या और भी ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। और इसलिए तब इसमें जरूरत पड़ जाता है इस तरह का उद्दीपन और प्रतिचार का। इसलिए यहाँ के लिए, यहाँ ये चूंकि जटिल रचना हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी होता है, और इस तरह से नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब देखे हैं कि नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या देख रहे हैं आप? कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, देखिए गौर से, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको अच्छी तरह से देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का अवयव, तंत्रिका तंत्र का अवयव। ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र का अवयव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट। एक क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और दूसरा होता है फंक्शनल, फंक्शनल कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है, एक को कहेंगे रचनात्मक, रचनात्मक अवयव, ठीक है, और दूसरा को कहेंगे क्रियात्मक अवयव, क्रियात्मक अवयव। ठीक है, अब देखिए, रचनात्मक अवयव में दो आएंगे, हम बाद में इसका क्लियर करेंगे, आज पहले इसको अच्छी तरह से इसका कंपोनेंट देखिए। एक है न्यूरॉन, इसका भी अध्ययन करेंगे बाद में। एक है न्यूरॉन, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, एक न्यूरॉन है और दूसरा है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। अच्छा, न्यूरोग्लिया को कहते हैं ग्लायल सेल, ग्लायल सेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम है ग्लायल सेल, क्या नाम है? न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। ठीक है, और ये क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है नर्व सेल, नाम ध्यान दीजिएगा, नर्व सेल। नर्व सेल दूसरा नाम है न्यूरॉन का, अगर नर्व सेल बोलता है तब भी न्यूरॉन ही कहलाता है। और ये ग्लायल सेल को हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये दो रचनात्मक कंपोनेंट है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बनता, अर्थात ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, यानी जहाँ हाथ में जाते हैं, पैर में जाते हैं, या और भी हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन के अंदर जाते हैं, तो उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कि हमारे विभिन्न अंगों में
तंत्रिकाएं जाते हैं। तो ये सारा जो होता है वो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के अलावा और कोई उसमें रचना नहीं होते हैं। या तो उसमें न्यूरॉन होते हैं या तो न्यूरोग्लिया होता है, या नहीं बल्कि दोनों होते हैं। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दोनों होते हैं, यानी दोनों मिल करके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसको सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। क्या नाम है इसको? सपोर्टिंग सेल। अच्छा, सपोर्टिंग सेल मतलब क्या? इसको सपोर्ट करता है, यानी ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसका सपोर्ट केवल ये कर देता है, इसलिए ये दोनों मिलकर के बनाता है नर्वस सिस्टम। अब देखिए क्रियात्मक अवयव। क्रियात्मक अवयव में फिर 3 आ जाते हैं। ये क्रियात्मक अवयव कौन कौन सा होता है? सो देखिए, सबसे पहला होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर के बारे में आप लोग समझते हैं कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कम से कम 5 तो आपको अच्छी तरह से पता है। रिसेप्टर्स क्या क्या है ना? पता है ना? देखिए, पहला है आई, दूसरा है नोज, तीसरा है टंग, चौथा है आईज, नोज, टंग, स्किन, और 5वां बताइए आंख, नाक, कान। कान कहाँ गया? कान यानी ईयर। तो देख लीजिए, आई है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर। तो ये सारा क्रियात्मक अवयव है, क्योंकि ये फंक्शन करता है। इसको क्रियात्मक अवयव कहते हैं। ठीक है, अर्थात आई जो होता है इसको कहते हैं सेंस ऑफ विजन। क्या कहते हैं बोलिए? सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन, दूसरा नाम है सेंस ऑफ विजन। नोज को कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि ये सुगंध का जानकारी देता है। तीसरा है टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट। स्किन को क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श का अनुभव देता है। और ईयर सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इस तरह से रिसेप्टर के बारे में आप जानिए। ये किसका पार्ट है? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा है, पहला रिसेप्टर हो गया, फिर दूसरा आ गया इफेक्टर। दूसरा क्या है? इफेक्टर। EFFECTOR, इफेक्टर, जिसको कहते हैं अपवाहक। अपवाहक अंग या अपवाहक। अच्छा, रिसेप्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? ग्राहक। ग्राहक मतलब खरीदने वाला ग्राहक नहीं। ग्राहक मतलब जो संवेदना को ग्रहण करे, उसी को ग्राहक कहते हैं। तो ये है ग्राहक, दूसरा है अपवाहक और तीसरा है वाहक। तो देखिए, सब में हक लगा हुआ है। देखिए, ग्राहक, अपवाहक, वाहक। ठीक है, लेकिन अपवाहक का तो भाग नहीं है, लेकिन वाहक का फिर 2 भाग बना देंगे। ठीक है, वाहक का फिर 2 भाग बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाहक जिसको कि कहते हैं मोटर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटर। तो इफेक्टर, मोटर और रिसेप्टर। रिसेप्टर, इफेक्टर, मोटर, याद कर लीजिए। अब वाहक के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, एक है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, याद रखिए, सेंसरी मोटर। और एक है, पहला सेंसरी मोटर है और दूसरा है सेंसरी कंडक्टर। देखना, ये मोटर नहीं, इसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर, वाहक मतलब कंडक्टर है ना, वाहक मतलब चलाने वाला, तो कंडक्टर। तो एक सेंसरी कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा मोटर कंडक्टर। मोटर
कंडक्टर। ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। डक्टर, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंसरी कंडक्टर और मोटर कंडक्टर, इसके बारे में नेक्स्ट हम बताएंगे। अभी आप कंपोनेंट के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए और इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतार लीजिए अच्छी तरह से, फिर इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे तो जानकारी होगा। तो इस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में जानकारी हो गया कि किसके किसके अंतर्गत क्या क्या है। नेक्स्ट जब वीडियो हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जिसका कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 ये होगा और दूसरा होगा फिजिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम फिर चर्चा करेंगे ये क्रियात्मक अवयव के बारे में और रचनात्मक अवयव के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसमें आप सीखेंगे न्यूरॉन का रचना सीखेंगे, ये क्या है, किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग अवश्य देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।